नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ये कोशिका विभाजन का पार्ट थर्ड रहेगा। पहले दो पार्ट में हमने विरामावस्था और केंद्र के विभाजन कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन जो कोशिका विभाजन है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम कोशिका विभाजन के इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका का कोशिका द्विवीय विभाजन होता है, यानी कि जो ये मैं बताऊं आपको, ये जो कोशिका है इसके अंदर एक केंद्रक है। इस केंद्र का क्या हो जाता है विभाजन इस प्रकार। कितने केंद्रक बन जाते हैं? दो केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद में जो ये कोशिका द्विवीय होता है, इस कोशिका द्विवीय का विभाजन हम पढ़ेंगे। इसमें कोशिका विभाजन जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, इसके अंतर्गत हम इस कोशिका द्विवीय का किस प्रकार विभाजन होता है, ये किस प्रकार दो भागों के अंदर बांट देता है कोशिका को, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये बंटने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो साइटोकाइनेसिस जो प्रक्रिया है, यानी कि कोशिका का दो भागों में टूटना बंटना, जो ये क्रिया है, इसकी शुरुआत है वो टेलोफेज के अंत तक उसके साथ साथ वहाँ पर शुरू हो जाती है। यानी कि टेलोफेज के अंत के साथ साथ ये प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि टेलोफेज के अंदर पढ़ा था आपने, एक कोशिका में कितने केंद्रक दिखाई देते हैं? दो केंद्रक दिखाई देते हैं। अब ये कोशिका है जिस कोशिका द्विवीय, ये दो भागों के अंदर यहाँ पर बंटेगा। तो इसकी शुरुआत है वो टेलोफेज के अंत के साथ साथ ये शुरू हो जाती है। ये दो टाइप का होता है, यानी कि प्राणी कोशिका के अंदर जो कोशिका विभाजन है वो अलग तरीके से होता है, और जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसके अंदर जो ये साइटोकाइनेसिस है वो अलग टाइप का होता है। तो वो किस प्रकार होता है देखते हैं। जो प्राणी कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, मैं कोशिका बनाकर बताता हूँ आपको। ये एक प्राणी कोशिका, इस प्राणी कोशिका के अंदर दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका कोशिका द्विवीय है। तो प्राणी कोशिका के अंदर जो विधि काम आती है उसका नाम है कोशिका खांच विधि, सेल फ्यूरो मेथड। कोशिका जो खांच विधि होती है उसमें क्या होता है, जो ये परिधि है कोशिका झिल्ली, तो यहाँ इसको हम परिधि बोलेंगे। तो यहाँ परिधि से केंद्र की तरफ, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से एक खांच बनने लगती है। धीरे धीरे इस प्रकार धीरे धीरे क्या बनने लगती है, एक खांच बनने लगती है। एक खांच बनेगी। ये खांच है वो तो किस तरफ बढ़ेगी, ये खांच है वो केंद्र की तरफ बढ़ेगी। केंद्र की तरफ जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पर, यहाँ इस तरफ दोनों तरफ से बढ़ती है। धीरे धीरे ये खांच है आपस में मिल जाती है, और कितनी कोशिकाएं बन जाती है? दो कोशिकाएं बन जाती है इस प्रकार। ये दोनों जो बनी हुई कोशिकाएं, ये पुत्री कोशिकाएं कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परिधि से केंद्र की तरफ दोनों तरफ से खांच बनी, और ये खांच केंद्र की तरफ बढ़ती हुई कोशिका को दो भागों के अंदर क्या कर देती है, बांट देती है। तो ये कहलाती है सेल फ्यूरो मेथड, कोशिका खांच विधि। ये प्राणी कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की एक विधि है। अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका के अंदर किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है। पादप कोशिका के अंदर किस प्रकार कोशिका का विभाजन होता है। तो पादप कोशिका के अंदर क्या है, देखो मैं एक पादप कोशिका बनाता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ कौन सी को, ये तो मैंने बना दी कोशिका झिल्ली। अब मैं जो बना रहा हूँ ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है। ये मैंने बना दी कोशिका भित्ति बना दी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पादप कोशिका है, सेल, ये प्लांट सेल है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक बीच में जो मध्यवर्ती रेखा होती है, ये एक काल्पनिक मध्यवर्ती रेखा मानिए। यहाँ पर क्या होता है, बीचों बीच एक कोशिका पट्टी बनती है जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये यहाँ से बनना शुरू होती है, और धीरे धीरे ये परिधि परिधि की तरफ, दोनों तरफ ये परिधि, तो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ ये जो ये कोशिका पट्टी है, ये धीरे धीरे परिधि की तरफ बढ़ती है, और इस प्रकार ये पूरी कोशिका के अंदर बन जाती है इस प्रकार। और इसके बाद में इस तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, इस तरफ भी प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है। इसके बाद में यहाँ
द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है, यानी कि सेकेंडरी वॉल बनती है। क्योंकि कोशिकाएं कितनी बन रही है, दो, तो दो प्राथमिक कोशिका भित्तियां बनेगी, दो द्वितीय कोशिका भित्तियां बनेगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है, पादप कोशिका इस प्रकार दो भागों के अंदर बंट जाएगी। और जो पादप कोशिका, इसके अंदर सेल फ्यूरो मेथड काम नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर प्लेट का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको कोशिका पट्टिका विधि या सेल प्लेट मेथड कहा जाता है। तो आपको पूछे भाई पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि ये जो समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था, इस समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है, यानी कि ये पहली पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये इन दोनों को हम दूसरी पीढ़ी कहेंगे। ऐसा नहीं है भाई ये दूसरी ये तीसरी, ऐसा नहीं होता है। ये पहली पीढ़ी है तो ये कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, दोनों को हम दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं, इसमें भी कितने होंगे, 46 होंगे, इसके अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे। यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, इनमें समसूत्री विभाजन होने से ही तो दो कोशिकाएं बनी है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये पहली पीढ़ी, इसमें कितने गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, 46। ये दूसरी पीढ़ी, इसमें कितने गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, 46। ऐसा मत बोलना भाई ये 46 और 46 डबल हो गई, ऐसा नहीं है। ये इसमें होता ही क्या है, पूरी डिटेल से जानकारी तो यहाँ पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि जो आपने एस फेज पढ़ी थी वहाँ पर कुछ नाटक हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, तो डीएनए की मात्रा दुगनी हो गई थी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 46 गुणसूत्र होंगे, तो समसूत्री विभाजन होने के बाद में जो दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, इनके अंदर भी 46 गुणसूत्र ही बनेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। अगली बात क्या है कि आनुवांशिक गुण है वो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। जो भी यहाँ पर डीएनए था, है ना, वैसा का वैसा डीएनए इन कोशिकाओं के अंदर होगा। आनुवांशिक जो गुण होंगे वो इस कोशिका के दोनों कोशिकाओं के अंदर आ जाएंगे, इनमें पुत्री कोशिकाओं के अंदर आ जाएंगे। किसके, मात्र कोशिका के जो आनुवांशिक गुण होंगे वो सारे के सारे कहाँ आ गए, डीएनए के थ्रू आए हैं, ये डीएनए के साथ में आए हैं, यानी कि डीएनए के द्वारा ही आए हैं। ये कहाँ पर आए हैं, पुत्री कोशिकाओं के अंदर आए हैं। आगे हम देखते हैं जीव में जो वृद्धि होती है और घावों की जो मरम्मत होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। किस प्रकार, बात को समझने की कोशिश करना। जीवों में जो वृद्धि होती है, जीवों के अंदर वृद्धि कैसे, जैसे देखिए, जैसे एक मनुष्य है, ये जैसे ये एक मनुष्य है, तो इस मनुष्य की जो वृद्धि है, यानी कि ये मनुष्य जितना अभी है, ये बचपन में इतना, या इसका जब जन्म हुआ था तब ये इतना थोड़ा था। इसकी जीवन की शुरुआत तो एक जाइगोट से हुई, 2n से हुई, एक कोशिका से हुई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ था, बार बार सेल डिवीजन हुआ था, 2 बनी थी, फिर 4 बनी थी, फिर 8 बनी थी, फिर 16, यानी कि आपने पढ़ा था मोरूला, ब्लास्टुला, फिस्टुला, गेस्टुला। फिर आपने मनोविज्ञान में पढ़ा था वे शेष अवस्था से गुजरेगा, फिर बाह्य अवस्था से गुजरेगा, फिर किशोरावस्था से गुजरेगा। तो उसके अंदर वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि क्यों होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि हर सेल के अंदर विभाजन होता रहता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। इसी कारण से जीव में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो अगर जीव के शरीर के ऊपर अगर चोट लग जाए, जैसे मनुष्य है ये, तो इसके शरीर के ऊपर चोट लग गई, तो जो घाव बना है उस घाव की जो मरम्मत है, यानी कि कुछ दिनों बाद में वो घाव है, वो चोट है, वो ठीक हो जाती है। तो वो मरम्मत किस कारण से होती है, समसूत्री विभाजन के कारण, क्योंकि वहां पर समसूत्री विभाजन करके कोशिकाएं उस घाव को क्या कर देती है, ठीक कर देती है, पहले जैसी चीज थी वैसी वैसी बना देती है। तो ये घावों की मरम्मत करने में भी काम आता है समसूत्री विभाजन।